हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गौरव क्लासेस। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का स्टेटमेंट नोट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक ओवरव्यू दे देना चाहता हूँ इस चैप्टर का, ताकि आप इस पूरी थ्योरी को रिलेट कर पाएँ और इसको समझ पाएँ, ताकि एग्जाम में अगर कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी आ गया, ठीक है, तो आप उसको टैकल कर पाएँ। तो देखिए, सबसे पहले होता क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। मान लीजिए कि यहाँ पर आपका कोई मेटल सरफेस है, दिस, या आपका कोई क्या है, मेटल सरफेस। मान लीजिए हम एक हाइपोथेटिकल केस बना रहे हैं, ठीक है, दिस, ये मेरा क्या है, मेटल सरफेस। और मेटल सरफेस के अंदर क्या है, मेरे इलेक्ट्रॉन। मान लो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, ऊपर से मैं क्या करूँगा, इस पे एक रेडिएशन गिरवाऊंगा। मान लीजिए कि हमने एक रेडिएशन इस पे गिरवाई। अब जो रेडिएशन गिरता है उसको बोलते हैं फोटोन। फोटोन, और एक फोटोन की एनर्जी होती है H/F। आई बात समझ में? तो फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, H/F। अब देखिए, अब जैसे इस पे फोटोन गिराया जाता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, मेटल सरफेस से बाहर इजेक्ट हो जाता है। आई इस बात समझ में? यानी कि जैसे ही एक फोटोन स्ट्राइक करवाते हैं मेटल सरफेस पे, ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, बाहर को इजेक्ट हो जाता है। बट सोच के देखिए, क्या कोई भी फोटोन इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकता है? नहीं, ठीक है। तो पहला केस ये है, फॉर इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन, ejecting electron, the frequency of photon, frequency of photon must be greater than थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आई बात समझ में? इसको नोट कर लीजिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये चीज़ें नोट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट आपका क्वेश्चन ये नहीं आने वाला है कि राइट आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो सबसे पहली बात कि वही फोटोन आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवा सकता है जिसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर हो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। अब ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है कि उतनी तो आपके पास होनी ही चाहिए ताकि आप इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपकी 9 है, आई बात समझ में? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी है, 9, तो आपकी जो फोटोन की एनर्जी है, सॉरी फोटोन की फ्रीक्वेंसी है, वो ग्रेटर देन 9 तो होनी चाहिए। आई बात समझ में? अगर 9 से कम है तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा, ठीक है, और अगर 9 से ज़्यादा है तभी इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो पाएगा। तो पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन तभी पॉसिबल है जब जो इंसिडेंट फोटोन है उसका फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो। आई बात समझ में? यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन ग्रेटर देन होना चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के। आई बात समझ में? चलिए, अब दूसरा चीज़ देखते हैं। अब दूसरा टॉपिक आता है आपका वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, ये वर्क फंक्शन क्या चीज़ होता है, डिनोटेड बाय W0, और कई सारी बुक्स में इसको फाई से भी डिनोट किया जाता है। सो जो W0 है कुछ नहीं है, ये सिंपल ऐसा है। देखिए, आपका एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, Hµ। तो इतनी एनर्जी जो जस्ट इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा पाए। सोच के देखिए, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराना है तो आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, HF। यहाँ पर एक चीज़ गौर कीजिएगा, मैं यहाँ पर कहीं पर म्यू बोल रहा हूँ, कहीं पर एफ बोल रहा हूँ, दोनों एक ही चीज़ है। चाहे आप E=HF बोलिए, चाहे E=Hµ बोलिए, दोनों एक ही बात है, ठीक है। अब देखिए, वर्क फंक्शन बराबर क्या होना चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इनटू प्लैंक कांस्टेंट। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क फंक्शन। यानी कि इतनी एनर्जी तो फोटोन के पास होनी ही चाहिए ताकि वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा पाए, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन इजेक्शन इज नॉट पॉसिबल। आई बात समझ में? तो मैंने यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट बताया, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन प्लस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी प्लस आपका वर्क फंक्शन। अब देखिए, अगर इतनी चीज़ें आपको आ गई हैं, इसके बाद ये आइंस्टाइन की थ्योरी थोड़ा सा समझते हैं। मान लीजिए कि आपका एक फोटोन आया, फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, HF,
ठीक है। तो आइंस्टाइन ने बोला कि जो फोटोन है वो अपनी एनर्जी को दो तरीके से खर्च करेगा। आई बात समझ में? फोटोन की एनर्जी दो तरीके से खर्च होगी। पहला क्या होगा? पहला पार्ट जो एनर्जी का होगा वो काम आएगा आपके वर्क करने के, यानी कि टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। और जो बचा हुआ पार्ट होगा वो किस काम आएगा? इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के, और बोलेंगे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब इसको थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। देखिए ये क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर इतना कर दिया आपने तो स्टेटमेंट में खाली आपको थ्योरी देखनी है, और थ्योरी भी याद करने की जरूरत नहीं है, बशर्ते आपको ये आना चाहिए। देखिए क्या बोल रहा हूँ मैं, सोचिए। मान लीजिए कि ये मेटल सरफेस है, अगेन दिस इज अवर मेटल सरफेस। मान लीजिए कि इसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन सरफेस में। अब हुआ क्या कि ऊपर से यहाँ पर क्या पड़ी? फ्रीक्वेंसी पड़ी, ठीक है। यहाँ पर से आया आपका फोटोन, और उसने कितनी एनर्जी दी? HF एनर्जी दी। अब होगा क्या? देखिए जो पहला पार्ट है वो आएगा वर्क करने के काम, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के वो जस्ट जमीन पे रख देगा। आई बात समझ में? जमीन के ऊपर रख देगा इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सोचिए ना, एक इलेक्ट्रॉन क्या बनाते हैं? आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, बहुत तगड़ी पैकिंग होती है। तो उस इलेक्ट्रॉन को निकाल के वो कहाँ पर रख देगा? सरफेस के ऊपर रख देगा। आई बात समझ में? ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देगा, नहीं। पहला पार्ट जो होगा वर्क फंक्शन के काम आएगा, और वर्क फंक्शन का सिर्फ इतना ही मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, उसके बॉन्डेड फॉर्म से उठा के जस्ट ऊपर पे रख देगा। और जो बचा हुआ पार्ट होगा वो किसके काम आएगा? उस इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी के। आपको पता है जब काइनेटिक एनर्जी होगी तभी वो इलेक्ट्रॉन चल पाएगा, अदरवाइज वो इलेक्ट्रॉन वहीं जमीन पर बैठे रहेगा। आई बात समझ में? देखिए अब यहाँ पर एक ग्राफ बना देता हूँ, टेबल। अगर ऐसा ही टेबल आप भी बना ले तो बहुत बढ़िया हो जाना है वहाँ पर। देखिए मान लीजिए एक साइड में लिख देता हूँ HF, एक साइड में लिख लेता हूँ वर्क फंक्शन, और एक साइड में लिख देता हूँ काइनेटिक एनर्जी मैक्स। मान लीजिए कि HF हर केस में 10 है, यानी कि जो फोटोन की एनर्जी है वो कितनी है? 10 हर केस में। अब सोचिए, कोई इलेक्ट्रॉन बहुत अंदर टाइटली बाउंडेड होगा, कोई इलेक्ट्रॉन कम बाउंडेड होगा। सोच के देखिए, जो लूजली बाउंडेड है उसको इजेक्ट करने में मुझे कम एनर्जी लगेगी, और जो टाइटली बाउंडेड है उसको इजेक्ट करने में मुझे ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो सोचिए पहले केस में क्या हुआ कि जो 10 की आपकी फोटोन की एनर्जी आई वो दो पार्ट में टूटी, ठीक है। हुआ क्या कि 1 लग गया इसका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कराने में, और बचा कितना? 9 किस में आ गया? उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया। आई बात समझे? देखिए इलेक्ट्रॉन को सिर्फ इजेक्ट कराना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उस इलेक्ट्रॉन को ऊपर चढ़ाना भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? जब इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा तभी आपकी करंट फ्लो होगी। आई बात समझ में? और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मेन मकसद ये है कि आपको फोटो करंट मिले, ठीक है। फोटो करंट क्या होती है? द करंट प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो हमारा मेन मकसद है हमको फोटो करंट मिले। करंट तभी मिलेगी जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, यानी कि मोशन दिखाएगा, और इलेक्ट्रॉन तभी मोशन दिखाएगा जब उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। अब देखिए दूसरे केस में क्या हुआ। मान लीजिए इसकी यूनिट जूल लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? जूल। अब देखिए दूसरे केस में क्या हुआ कि मान लीजिए कि आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कराने में 2 जूल लग गया। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन थोड़ा ज़्यादा टाइटली पैक्ड है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी उसकी? 8 जूल। तीसरे केस में मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कराने के लिए 3 जूल लगा, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 7 जूल। अगले केस में डायरेक्ट ले लेते हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने में आपको 5 जूल की वर्क फंक्शन लगी। आई बात समझ में? यानी कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए, जस्ट अंदर से निकाल के सरफेस में रख देने के लिए आपको कितना लगा? 5 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बच गई? 5 जूल। अगले केस में देखिए इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कराने में मान लीजिए आपका 7 जूल लगा। क्यों लगा होगा 7 जूल? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है इस केस में बहुत टाइटली बाउंडेड होगा। जो जितना टाइटली बाउंडेड होगा उसको इजेक्ट कराने में मुझे उतना ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तो 7 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 3 जूल। और एक और देख लेते हैं कि मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कराने में लगा 9 जूल। आई बात समझ में? तो उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 1 जूल।
तो देखिए हर केस में जो आपका एच एफ है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। पहला वर्क फंक्शन जो कि क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करके सरफेस के ऊपर ले आ रहा है, आई बात समझ में, प्लस दूसरा आपका काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जांपल आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी वो भी मैक्सिमम। ये मैक्सिमम क्यों लिखा मैंने, देखिए अगर 1 जूल का वर्क फंक्शन है तो बचा हुआ जितना होगा वो काइनेटिक एनर्जी होगा। ऐसा नहीं कि 8 जूल काइनेटिक एनर्जी, 1 जूल कोई दूसरा एनर्जी, नहीं, वर्क फंक्शन को खर्च कर लो, जितना बचेगा वो सब काइनेटिक एनर्जी होगा पूरा। आई बात समझ में, इसीलिए मैंने मैक्स लिखा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका स्कूल है, ठीक है, स्कूल भी आपके दो पार्ट में काम कर रहा है, ठीक है। पहला पार्ट है कि स्कूल का सिर्फ इतना मतलब है कि आपको 12th पास करवा दे, आई बात समझ में। आपकी जॉब लगाना, आपको कॉलेज देना स्कूल का काम नहीं रह गया है, आई बात समझ में। बट वहाँ कॉलेज जाने के लिए या आप कोचिंग जाने, सॉरी जेई वगैरह करने के लिए आप कहाँ जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, ट्यूशन्स जाते हैं, आई बात समझ में। तो सेम टू सेम यहाँ पर भी हो रहा है। देखिए आपका जो स्कूल है उसका काम क्या है, आपको उठा के जस्ट 12th पास करा देना है, आई बात समझे। बाकी आपको कोचिंग करनी है या आपको जेई करना है, बीटेक करना है, जो भी करना है उसके लिए आपको कोचिंग रिक्वायरमेंट है। और जितनी मैक्सिमम कोचिंग बोले तो जितनी मैक्सिमम स्टडी उतना अच्छा रैंक। ऐसा ही सेम टू सेम यहाँ पे भी हो रहा है कि जो एच एफ है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, दिस प्लस दिस। जो वर्क फंक्शन है इसका काम है कि इलेक्ट्रॉन को अंदर से उठाएगा और सरफेस के ऊपर रख देगा, जस्ट बस, आई बात समझे। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, मोशन करवाना, ये वर्क फंक्शन का काम नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन को मोशन करवाना किसका काम है, काइनेटिक एनर्जी का, आई बात समझे। मान लीजिए कि एच एफ बराबर 10 जूल है, जो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी आई वो कितनी आई, 10 जूल। और मान लीजिए कि वर्क फंक्शन करने में, इलेक्ट्रॉन को सरफेस में रखने में भी कितना लग गया, 10 जूल। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कितनी बची, 0। इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ सरफेस में बैठे रहेगा, वो मोशन शो नहीं करेगा, आई बात समझ में। तो यहाँ पर मैंने जितना भी कॉन्सेप्ट था वो सब आपको बता दिया। और यहाँ पर एक तरीके से आपका डुअल नेचर वाला जो चैप्टर है वो खत्म भी हो जाता है, ठीक हो गया। बस इतना ही था। अगर आप ये ग्राफ देख लें और ये सब कुछ देख लें तो फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इंपॉर्टेंट क्या था, देखिए आप चाहें तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। सबसे पहले थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एफ नॉट, यानी कि जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी इतनी फ्रीक्वेंसी तो होनी चाहिए ताकि वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवा पाए, ठीक हो गया। दूसरा था वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में कोई अंतर नहीं है, ये बात करता है कि मिनिमम इतनी फ्रीक्वेंसी तो होनी चाहिए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी इतनी तो होनी चाहिए। और वर्क फंक्शन बात करता है कि मिनिमम एनर्जी इतनी तो होनी चाहिए। दोनों एक ही चीज है, आई बात समझ में। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है मिनिमम फ्रीक्वेंसी टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, और वर्क फंक्शन है मिनिमम एनर्जी टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। ये दो चीजें पढ़ी। उसके बाद हमने ये बताया कि जो फोटोन की एनर्जी होती है वो कितनी होती है, एच एफ। और हमने लास्ट चीज पढ़ा, जो एच एफ है वो दो पार्ट में डिवाइड होगी। फर्स्ट पार्ट विल यूज्ड एज वर्क फंक्शन टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, एंड द रिमेनिंग पार्ट जितना भी बचा होगा विल गेट चेंज टू द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी कि जो आपका एच एफ है उसका एक पार्ट तो यूज हो जाएगा आपका वर्क फंक्शन करने में, यानी कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के, एंड जो बचा हुआ जितना भी पार्ट होगा वो इलेक्ट्रॉन की किस में चेंज हो जाएगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में। और इसको अब मैं बार बार बता चुका हूँ, ठीक है, कुछ नहीं तो 10 बार तो मैंने इसको रिपीट यहाँ पर कर ही दिया है। और आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जल्दी से आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का स्टेटमेंट देखते हैं और वीडियो को ख़त्म करते हैं, ठीक हो गया। देखिए अब आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन ने क्या बोला था, देखिए अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, when a photon of suitable frequency f, suitable frequency कौन सी है, यहां पर लिख देता हूं, greater than f नॉट, ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से तो ज़्यादा होनी चाहिए। आपको पता है अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवा ही नहीं पाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहाँ से आपका एक फोटोन गिरा, ठीक है, और इसकी एनर्जी एच एफ है, ठीक है, और ये एफ जो है आपका छोटा है एफ नॉट से, तो ये इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा ही नहीं पाएगा चाहे कितने बार भी स्ट्राइक कर ले,
आई बात समझ में, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, वो कम से कम f0 से ज़्यादा तो होनी ही चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी ही चाहिए। ठीक हो गया। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा, व्हेन अ फोटोन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन द मेटल, ठीक है, या बोल सकते हैं मेटल सरफेस, द एनर्जी HF अभी बताया ऑफ द फोटोन स्पेंड्स इन 2 वेज, 2 वे में वो खर्ची होती है। वन पार्ट ऑफ एनर्जी इज यूज टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, आई बात समझ में, सिर्फ क्या करता है वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करके मेटल सरफेस के ऊपर रख देता है, एंड विच इज इक्वल टू द वर्क फंक्शन। मैंने बता दिया इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करना बोले तो वर्क फंक्शन, वर्क करना, और उसको डिनोट किया जाता है आपके W0 से। और जो बचा हुआ होगा द रेस्ट पार्ट ऑफ फोटोन विल चेंज टू इट्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में। अब यहाँ पर इसको बना देता हूँ और यहाँ पर ये ओवर हो जाएगा। देखिए क्या बोला मैंने कि जो आपकी फोटोन होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है HF, सॉरी जिसकी एनर्जी कितनी है HF, वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। पहला पार्ट आएगा आपके वर्क फंक्शन करने के काम, प्लस जो रिमेनिंग पार्ट है दिस विल चेंज टू द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस इज माय एक्सप्रेशन। आपको ये लिख के वहां पर आ जाना है। इसी को दूसरे फॉर्म में कैसे चेंज किया जाएगा, देखिए कि जो आपका HF होगा उसका एक पार्ट तो आएगा वर्क फंक्शन करने के, और वर्क फंक्शन का फॉर्मूला मैं जानता हूं कितना होता है वर्क फंक्शन का वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है H इंटू F0 प्लस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ m। देखिए मास तो चाहे इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट होगा, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी, वेलोसिटी पे मैक्सिमम। आई बात समझ में। दिस एंड दिस इज अवर सेकंड एक्सप्रेशन। आप चाहें तो इसको भी नोट कर सकते हैं। ठीक हो गया। और कई सारी बुक्स में इसी एक्सप्रेशन को एक और चीज लिख दिया जाता है, इस HF0 को आप LHS में लेके आएंगे तो H कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में बचेगा F माइनस F0 इक्वल टू हाफ mv मैक्स स्क्वायर। ठीक हो गया। दिस ये हमारी क्या आ गई, पूरी इक्वेशन आ गई। अब लास्ट में चलिए एक चीज, इतना हो गया तो थोड़ा सा वीडियो को थोड़ा सा डीप कर लेते हैं 2 मिनट, और एक चीज बताते हैं यहाँ पर लिख लीजिए। देखिए आप चाहें तो स्टेटमेंट को आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, ये मैं इधर पे टेढ़ा करके रख देता हूँ, आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक हो गया, इतना आपका स्क्रीनशॉट वाला पार्ट आ गया। अब मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए यहाँ से हमको क्या चीज़ मिलती है, देखिए जो ये वाला एक्सप्रेशन है HF माइनस F0, यानी कि फ्रीक्वेंसी माइनस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी को माइनस करेंगे तो अगेन फ्रीक्वेंसी आएगी। S तो आपका कांस्टेंट है, इसलिए अगर आप इसको नेग्लेक्ट भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम टू सेम केस हाफ इंटू m, ये भी आपका क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, हाफ 1/2 कांस्टेंट, यानी कि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का स्क्वायर। यानी कि सिंपल भाषा में आप कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी यहाँ पर एक गलती, देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में से फ्रीक्वेंसी को घटाएंगे तो फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाफ mv स्क्वायर। आई बात समझ में, यानी कि काइनेटिक एनर्जी। तो आप क्या समझे कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, उतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा। ये नोट कीजिएगा, वो पहला वाला गलती हो गया था, ठीक है, उस पर माफ़ कीजिएगा। फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। तो याद रखिएगा आइंस्टाइन की जो थ्योरी थी, वो जो हमारा बेसिक पॉस्टुलेट है, जिसकी मैं वीडियो बना चुका हूँ, द बेसिक पॉस्टुलेट्स ऑफ इलेक्ट्रो इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, ठीक है, उस वाले को भी फॉलो कर रहा है। आई बात समझ में। इसको आप नोट कर लीजिएगा कि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा आपकी काइनेटिक एनर्जी। ठीक हो गया। सो दिस इज फॉर टुडे। आज हमने पूरा डिस्कस कर दिया आपका आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कुछ नहीं था, सिंपल था कि जो आपका HF है, ठीक है, बोले तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन गेट स्प्लिटेड इनटू 2 पार्ट, वन पार्ट इज यूज्ड एज वर्क फंक्शन एंड अदर पार्ट इज यूज्ड एज maximum kinetic energy of ejected electron.
सो आप कह सकते हैं कि एच एफ बराबर डब्ल्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स, और जैसे आप इनका फॉर्मूला रखते हैं, अब तो ये आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, एच एफ इक्वल टू डब्ल्यू नॉट क्या है, एच एफ नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम, ठीक है, इंटू वी मैक्स का स्क्वायर, बस, एंड दिस इज योर फॉर्मूला। बस हो गया यहाँ पर। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बढ़िया से देख लीजिएगा क्योंकि मैंने हर एक चीज़ यहाँ पर आपको बताने का ट्राई किया है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा ये ओवर होता है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। और अगर आप बाकी लेक्चर्स भी क्लास 12 के रिगार्डिंग देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे प्लेलिस्ट का लिंक है, आप चाहें तो वहाँ से वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।